अगर कहीं पर गंदगी है तो उसको अच्छाई से साफ किया जाएगा, ना कि गंदगी दोबारा से करके उसको साफ किया जाएगा। कि बॉलीवुड पे हाथ रखा हुआ है पंजाबी इंडस्ट्री में। भोजपुरी को ज़्यादातर जो टारगेट किया जाता है वो वर्गैलिटी के ऊपर किया जाता है कि उसमें ज़्यादा वल्गर सीन्स होते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक छोटा सा यही है पॉइंट कि बस उनमें क्या होता है कि वो एक्टर्स जितने भी हायर करते हैं उन्हें एक ओपनली टीएवएस शो करना होता है। ये बड़ा मैं ओपनली बोल रहा हूँ क्योंकि उस चीज़ में मैं मानता हूँ कि क्या वल्गैरिटी कहाँ से आ रही है। नेकेड न्यूड सीन्स होते हैं। पंजाबी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो बढ़ावा देते हैं क्राइम को या फिर वायलेंस को। हरियाणवी में भी सेम यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि वो ज़्यादा गैंगस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वायलेंस बढ़ा रहे हैं। हिंदी गाने सुन सुन के लोग हिंदी में कहते हैं ना कि बदमाश बन गए हैं। अब जब आप किसी भी सॉन्ग को डायरेक्ट करते हैं तो माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चलता है? अभी कुछ हरियाणा में सॉन्ग्स बैन भी हुए हैं। अच्छा, जिनको कहते हैं कि आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर गैंगस्टर एक कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सौरभ भक्त है किसी के? ये तो बहुत आपने मतलब मेरे लिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछ लिया क्योंकि एक जर्नलिस्ट को कॉम्प्लिकेट सवाल पूछना चाहिए और मैंने सोच रखा था कि ये सवाल तो जरूर बनेगा। जी जी बिल्कुल। अक्सर मैं इन चीज़ों में तो बड़ा चर्चा में आ जाता हूँ और ये बड़ा डिबेटेबल है। एक फरमानी नाज है, शायद आप जानते होंगे, उनकी आवाज़ में वो एक हमने भजन सुना था, हरे हरे शंभू। कि जब आप किसी भी रिलीजियस पे काम कर रहे हैं तो आपको ना बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है क्योंकि जरा सी आपकी चूक हुई और आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। कला क्या है कि कभी किसी भी धर्म जात को नहीं देखता है। म्यूजिक सभी चीज़ में, हर एक चीज़ पे। बिल्कुल। तो जहाँ पे म्यूजिक है वहाँ पे सौरभ है। यार सौरभ भी कई बार अप एंड डाउन हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जिंदगी में काफ़ी बार गिरा हूँ और हर बार जीरो से शुरुआत की है, फिर से खड़ा हुआ हूँ और फिर से शुरुआत की है। कहते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए और आपको हार नहीं माननी। ओके, दैट्स मीन यू नेवर गिव अप। तो बस उसी से इंस्पायर होकर थोड़ा सा यूनिक और कूल लगने वाला नेम मैंने कॉपी किया और मन गया स्पाई। और गन्नासी में एक्चुअल में मैं एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एज अ एक्टर भी रहा हूँ। कबूतर मरे बुले रहते कदे बात नहीं बनते। तो ये सॉन्ग 100 ऑफ मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ लेके गया। बिजनौर के लिए तो मैंने पूरी वेब सीरीज़ बनाई। अरे वाह। हाँ, और बिजनौरी इश्क, इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम पहले बिजनौर में ऑडिशंस पे किए थे। और बिजनौरी इश्क जो है मेरी मतलब आप कह सकते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। कल परसों में एक रिसर्च पढ़ रहा था तो उसने कहा था कि आप तो जीवा के गाली दीजिए क्योंकि गाली देने वाले जो हैं वो एक तरीके से जो है जिंदा दिल इंसान होते हैं। आई डोंट नो कि वो किसकी रिसर्च है, क्या है। हाँ, बट गाली भी जिंदगी का एक हिस्सा है। दिलजीत दोसांझ या सिद्धू मूसेवाला? पंजाबी या हरियाणवी? पंजाबी। बॉलीवुड या हॉलीवुड है? बस हॉलीवुड है। बिजनौर या चंडीगढ़? ये थोड़ा सा सोचने और मजबूर करने वाला सवाल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। बीबी न्यूज़ के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीबी न्यूज़ का मकसद है कि ब्रांड बिजनौर को ऊंचाइयों पर ले जाना, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि बिजनौर का जो भी टैलेंट है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसी शख्सियत को अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं जो न सिर्फ बिजनौर का नाम रोशन कर रहा है बल्कि अलग अलग जगहों में अलग अलग विधाओं के अंदर अपना परचम बुलंद कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने डायरेक्टर और एक्टर सौरभ स्पाइडी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बीबी न्यूज़ के स्टूडियो में। तो सौरभ जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए मेरे को कि सौरभ स्पाइडी आपका नाम है। मैंने जब आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो उसमें नाम था सौरभ स्पाइडी। तो ये स्पाइडी क्या वो मकड़ी वाला स्पाइडी है क्या? मकड़ी वाला तो नहीं, असल में आप कह सकते हैं स्पाइडर। अच्छा। और बस उससे एक इंस्पिरेशन लिया कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए और आपको हार नहीं माननी। ओके, दैट्स मीन यू नेवर गिव अप। तो बस उसी से इंस्पायर होकर थोड़ा सा यूनिक और कूल लगने वाला नेम मैंने कॉपी किया और मन गया स्पाई। अच्छा, तो ये जो स्पाइडी है क्या वो कभी इस तरह से फेल हुआ है कि उसको इससे प्रेरणा मिली है? क्योंकि जब एक स्पाइडर है वो एक कहानी थी ना कि राजा उस मकड़ी को देखता है, वो हारने जाता है, फिर लाइक वो ऊपर चढ़ती रहती है फिर नीचे गिरती है, तो लाइक उसके बारे में इस चीज़ कही जाती है कि भाई वो उसको देखकर प्रेरणा लेता है। तो क्या
सौरभ भी कई बार अप एंड डाउन हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ज़िंदगी में काफ़ी बार गिरा हूँ और हर बार ज़ीरो से शुरुआत की है, फिर से खड़ा हुआ हूँ और फिर से शुरुआत की है। ज़िंदगी में मतलब आप कह सकते हैं कि मैं बार बार गिरता हूँ, फिर से खड़ा हो जाता हूँ, बस यही खासियत है। और ये मुझ पे सूट भी करता है, क्योंकि मैंने जो खासियत देख के नाम रखा, तो वह खासियत यही है कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। भले ही मैं रुक गया, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मांगी। और अप्स डाउन तो लाइफ में चलते ही रहते हैं, जैसे कि हाल ही में अभी भी कम बैक हुआ है कि बहुत बड़ी हार के बाद। अच्छा, तो क्या हार हुई थी वो? बस ऐसा होता है कि एक क्रिएटर या फिर एक आर्टिस्ट की लाइफ पर्सनल प्रॉब्लम्स या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से एक आर्टिस्ट हमेशा अपनी कला से दूर हो जाता है। तो मैं भी ऐसा ही कुछ था और मैं भी काफ़ी बार दूर हुआ, लेकिन फिर से मैंने कम बैक किया और आज आपके सामने। वेरी गुड। तो एक मैं इसी के ऊपर एक शेर कहना चाहूँगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इसका मकसद ये है कहने का कि जब आप लड़ाई नहीं करेंगे तब तक आप जीतेंगे कैसे। तो इसलिए इसका इससे निकलता है मतलब ये। अब क्योंकि आपने बता दिया कि स्पायरी का मतलब क्या है और क्योंकि स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में रहा है, और इसलिए हमारी कोशिश भी यही है कि बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ चाहता है कि जो भी स्ट्रगलर है, जो भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है और मेहनत करते हुए बिजनौर के नाम को बढ़ा रहा है, आगे लेकर जा रहा है, तो बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको हम प्रमोट करें। तो अब ये बताइएगा कि स्कूलिंग कहाँ से हुई है और प्रॉपर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में फिर कैसे आप इस लाइन में पहुँचे? बिल्कुल, बेसिकली मैं नजीबाबाद से ही बिलोंग करता हूँ और ये मेरा होम टाउन है, बट मेरा बचपन यहाँ नहीं बीता है। ज़्यादातर मैं बाहर यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ, तो मेरी स्कूलिंग भी बाहर ही हुई है। और फिर उसके बाद ज़्यादातर मेरा जो समय बीता है वो चंडीगढ़ में। अच्छा। हाँ, तो ऐसा है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है क्योंकि मैं कॉलेज कभी नहीं गया, बट मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो नजीबाबाद से ही हुई है। और लास्ट टाइम पे मतलब ऐसा होता है कि कॉलेज के लिए बहुत से लोग प्रेशर करते हैं कि कॉलेज क्यों नहीं कर रहे हो, बट मेरा कॉलेज भी मैं नहीं गया सच में। अच्छा, लोगों को लगता है कि मैं कॉलेज मतलब पास आउट हूँ या फिर ऐसा कुछ लगता है। कहाँ तक पढ़े हैं? एक्चुअल में आप मुझे कह सकते हैं कि मैं 12th फेल हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि मैंने 12th के बाद से ही पढ़ाई को बिल्कुल त्याग दिया, मतलब कह लीजिए कि बिल्कुल छोड़ दिया कि ये तो एक मूवी भी बन गई करी इसने। हाँ। तो अब मतलब पढ़ाई का इतना कोई खास गोल रहा नहीं मेरी ज़िंदगी में, बस मुझे नॉलेज से मतलब होता था, वो कहीं से भी मिले मुझे बस वो नॉलेज गेन करनी होती थी, सीखना होता था किताबों से, नौबत से। आज भी मैं बहुत सी किताबें हैं मैं पढ़ता हूँ, लोगों की कितने सारी नॉवेल्स होते हैं उनको पढ़ता हूँ, कॉमिक्स पढ़ता हूँ और लोगों की जीवनी को पढ़ता हूँ। तो बायोपिक्स पढ़ पढ़ के बहुत सारी चीज़ों को देख कर ही मैंने अपनी नॉलेज को गेन किया। तो स्कूलिंग और कॉलेज वाली ज़्यादा शिक्षा पर मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ओवरऑल सब कुछ ठीक रहा। और जैसे कि अभी आज मैं अपने होम टाउन में ही, तो काफ़ी समय के बाद मैं होम टाउन में, ज़्यादातर मैं बाहर ही रहा हूँ हमेशा। हाँ, तो एक लंबे अरसे के बाद मैं यहाँ पे हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने होम टाउन में ही रहूँ और अपने बिजनौर की शान को बढ़ाऊँ, क्योंकि मैं अपने बिजनौर के लिए और अपने शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वेरी गुड, एक क्लैप तो बनता है। तो बिजनौर को आगे ले जाने के लिए सौरभ साहब कदम उठा चुके हैं, लेकिन इसी दौरान जब इन्होंने ये बात कही है और ये कह रहे हैं कि पढ़ाई जब इन्होंने की है तो बीच में ड्रॉप करना पड़ा और प्रेस फिर बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया है कि 3 इडियट में एक था कि लाइन कि काबिल इतना बनो कि काबिल झगमा के आपके पीछे आए। तो वो काबिलियत आपके अंदर झलक रही है, क्योंकि आप किसी मूवी को हमने देखा है कि कुछ गाने जो है आपके डायरेक्शन में हुए हैं, उसमें कुछ में एक्टिंग भी करेंगे, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा आगे। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंसान आज के दौर में, जो आज की जो ख़ास तौर पर हम जेन ज़ी की अगर बात करें, तो वो थोड़ा सा क्रिएटिव इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि अब वो किताबों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं एज कम्पेयर टू, कि मतलब वो प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो एक पर्सनल सवाल है कि आप जेन ज़ी? बिल्कुल। राइट। तो जेन ज़ी जो है वो एक तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ज़्यादा अपने आप को देखते हैं, और यही वजह है कि हमने देखा है कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं जो हमने देखा है कि वो उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया और उसके बाद में आज सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि क्या पंजाबी गाने ही बनाते हैं या फिर डिवोशनल भी बनाते हैं?
ऐसा कुछ नहीं है। पंजाबी सॉन्ग से मैंने शुरुआत की कवर सॉन्ग से, अच्छा विवाह सॉन्ग, और उसके बाद में मैंने हिंदी सॉन्ग्स किए, कवर सॉन्ग्स किए, ऑफिशियल सॉन्ग्स हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी। अभी हाल ही में लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट किया था वो एक हरियाणवी सॉन्ग है। और इन फ्यूचर हाई विथ लैंग्वेज नो बैरियर, इंडस्ट्री नो बैरियर, कोई सी भी इंडस्ट्री से हो, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, मैं सभी में करना चाहूँगा। दैट्स वीक लैंग्वेज नो बैरियर, मेरे लिए कोई भाषा बैरियर नहीं कर दिया कि मुझे अगर कोई कहेगा कि भाई आपको बंगाली में करना है तो बंगाली में करना है, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, तो ऐसा कुछ नहीं है सदी। मीन्स इट डजेंट मैटर वेदर यू आर स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। ओके, तो अब क्योंकि बात हो रही है सॉन्ग्स की, मैं आपके सॉन्ग देखा था, लास्ट आपका जो सॉन्ग आया था वो आई थिंक गंडासी था। जी खंडासी। गंडासी में आपके क्या रोल? गंडासी में एक्चुअल में मैं एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वेरी गुड। एज अ एक्टर भी रहा हूँ। अच्छा जी, और उसमें मेरे साथ में एक प्रोड्यूसर विकास सचदेवा और लीड रोल में भी हूँ मेरे साथ में थे। तो और इस गाने को लिखा माही सारी, वो मेरे पर्सनल राइटर हैं। और काफ़ी अच्छा गाना, क्योंकि आपको पता ही होगा फेमस सिंगर हरेंद्र नागर, तो हरेंद्र नागर जी ने इसमें अपनी वॉइस दी है। अरे और बहुत फेमस वोकलिस्ट है। एज और दैट सॉन्ग यूपी से है, ऐसा करके उनके काफ़ी सारे सॉन्ग हैं। और एंड वन ऑफ दैट सॉन्ग कबूतर मरे बुले थे। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा भूलने का बहुत हो जाता है, तो उनका एक सॉन्ग था कबूतर मरे बुले थे कदे बाज नहीं मरते, तो ये सॉन्ग 100 ऑफ मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ लेके गया है यूट्यूब पर, और 930 महीने तक ट्रेंडिंग में रहा है। वेरी कबूतर भरे माज गुलेल से, और आगे कहते बाज नहीं मरते, बेटे होके बाप की होड़ नहीं, ऐसा करके कुछ एक ये हरियाणवी और हिंदी मिक्सअप करके एक सॉन्ग था ये कुछ इसमें। हाँ, ये सुना होगा ज़्यादातर। पैच में एक गैंगस्टर टाइप सॉन्ग होते हैं ज़्यादातर, मतलब इस तरह से क्रेज चल रहा था, तो ये गाना काफ़ी हिट था। अच्छा ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे सिंगर है नरेंद्र नागर जी, तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग था। अच्छा अभी मैं इस चीज़ को आगे और लेके जाना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं लैंग्वेज, कैसे भी आपने कही कि लैंग्वेज इज़ नो बैरियर, और जब आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो बिजनौरी लैंग्वेज अलग हो जाती है, यहाँ पे आगे जाते हैं तो फिर मेरठ की लैंग्वेज अलग हो जाती है, मुजफ्फरनगर की अलग लैंग्वेज हो जाती है। कहते हैं ना कि हर कदम पर आपकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। और जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिजनौर के अंदर, अभी एक रिसेंटली सॉन्ग आया था उल्फाम साहब का, आर्या के जारिया है सुरबा गुजारा, असली बिजनौरी। तो क्या बिजनौर में कुछ ऐसी लैंग्वेज का है क्रेज? बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है, सभी अपनी नेटिव लैंग्वेज को आगे, और जो उनका लोकल एक्सेंट है सभी उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, और सब लोग इससे बहुत फेमस हुए हैं, क्योंकि इससे आपको एक इंटेंशन मिलता है, अटेंशन वो लोगों का मिलता है। क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है कि कुछ लैंग्वेज ना अपने आप में सुनने में बड़ी अट्रैक्टिव लगता है, कुछ फ़नी लगती है, जैसा एक बिजनौरी लैंग्वेज है, ये अट्रैक्ट तो करती है, और समटाइम्स ये एक फ़न भी क्रिएट करती है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए एक होता है ना कि हमारी जैसे खड़ी बोलनी है बिजनौरी, तो ये कभी कभी हम आपस में हमें भी एक फ़नी मोमेंट क्रिएट करके देती है। क्योंकि आप जैसे जैसे गांव में जाएंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा एकदम डीप बिजनौरी मिलेगी वहाँ पे, जैसे कहते हैं ठेठ बिजनौरी, तो वो काफ़ी हास्य का वैसे भी बन जाती है कभी। तो मतलब हमें करना चाहिए अपनी लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट। हाँ, रोड्स अपने जो जड़े हैं वो नहीं बुने। क्योंकि मैं मानता हूँ कि यूपी में आई थिंक 50 से ज़्यादा एक्सेंट होंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो सभी अपने अपने एक्सेंट को फॉलो करते हैं, चाहे आप कहीं पर भी जाएँ। बिल्कुल। अब जैसे यहाँ से आप पूरब की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो मगधी, अवधी, ट्रिप है ना, बनारस की साइड आप चले जाइए, हाँ उधर अवधी ज़्यादा है, उधर अवधी ज़्यादा है, तो अपनी एक लैंग्वेज जो है चेंज हो रही है। और अगर आप यूपी से बाहर जाएंगे तो उधर भोजपुरी हो गई, इस साइड में आप जाएंगे तो आपका राजस्थानी हो गई, मारवाड़ी हो गई, तो सबका अपना एक एक्सेंट है। और इसलिए जो है आप कह रहे हैं कि मेरे लिए तो सब चीज़ें बराबर है, और होने भी चाहिए, क्योंकि आशा और बोली का कहना भैया कि आपको शर्माना क्यों है, सिर्फ ऑन लैंग्वेज आपकी ये नेटिव लैंग्वेज है जहाँ पे आप पले बड़े हो, और ये आपकी हिंदी तो मातृभाषा है ही, एक्सेंट जो होता है वो आपके पता आता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिजनौरी बोल रहे हैं तो आपके लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि आप बिजनौर से हैं। हाँ, सही बात। अब क्योंकि ये बात निकली है तो अब दूर तरह जाएगी, क्योंकि बोले की बात हो रही है, तो पंजाबी सॉन्ग या फिर हरियाणवी सॉन्ग की बात हम करें तो जब आप किसी भी सॉन्ग को डायरेक्ट करते हैं तो माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चलता है कि मतलब वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स को लेकर, या वहाँ के लोकल जो कुछ लोग उठ रहे हैं, कुछ बड़े मवाली गुंडे टाइप में होते हैं लोग कुछ,
उनके ऊपर डिपेंडेंट करता है, या फिर वहाँ की जो लोकल इश्यूज़ है उनको लेकर बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल हर सॉन्ग के पीछे एक स्टोरी होती है, एक डेडिकेशन होता है। जैसे कि अभी गंडासी सॉन्ग था तो अभी कुछ हरियाणा में सॉन्ग्स बैन भी हुए हैं, अच्छा। जिनको कहते हैं कि आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर गैंगस्टर एक कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो गन्स एंड बोन्स का तो ऐसा लगता है उन्हें। बट मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और फिल्म्स के थ्रू भी लोग अगर वायलेंस दिखा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एक एक फिल्म है और विजुअल्स होते हैं, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं होती। हाँ, अगर हम इसमें कोई मैसेज देना चाह रहे होते हैं, तो जैसे कि हम किसी चीज़ को डेडिकेट कर रहे हैं, पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, तो उससे हम ऑडियंस को या किसी भी लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं कि हाँ, पर्टिकुलर ये चीज़ किस चीज़ के ऊपर बनी है। कुछ गाने प्यार मोहब्बत के ऊपर होते हैं, कुछ गाने डिवोशनल होते हैं, वो भक्ति भाव को बताते हैं, और इसी तरह से कुछ गाने किसी को डेडिकेटेड होते हैं कि लाइक कोई फादर के ऊपर हो गया, मदर के ऊपर हो गया। तो हर गाने का एक मतलब होता है, उसी के आधार पे वो गाना बनता है, और फिर उसी के आधार पे उस वीडियो को डायरेक्ट करने के लिए हमें एक स्क्रिप्ट की नीड होती है। और बस जैसा एक गाना होगा, जैसे गोल होंगे राइटर ने जो लिखा होगा, और जिस खूबसूरती से गायक ने उसे गाया होगा, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्टोरी विजुअल करने के बाद में मैं देखता हूँ कि मैं कैसे उसे बेहतर तरीके से पर्दे पे दिखा सकता हूँ। अच्छा। तो अब जब आपने कहा कि डायरेक्शन जब करते हैं तो चैलेंजेस तो है अपना आदमी, क्योंकि हर चीज़ को आप देखना है। मैं गनासी में देख रहा था कि आपने उसका डायरेक्शन भी किया है और आप उसके अंदर खुद किरदार भी निभा रहे हैं, तो वो कितना चैलेंज भरा रहा? काफ़ी चैलेंजेस भरा था, और सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जब आप खुद एक्टिंग कर रहे हैं और आपको डायरेक्शन भी करता है, क्योंकि आपके पास में कोई बड़ा क्रू नहीं है, आपके पास में कोई फेमस डायरेक्टर नहीं है, तो आपको खुद को भी डायरेक्ट करना है और आपकी अपनी टीम को भी करना है। तो वो एक चैलेंज था, लेकिन मुझे सपोर्ट किया मेरी टीम में। चंडीगढ़ से मेरी टीम है और पंजाब से भी, तो सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हेल्प किया, मुझे असिस्ट किया। कुणाल पॉपर करके हैं और एक संजय करके हैं, तो उन्होंने मुझे असिस्ट किया था, जिसमें मेरे चैलेंजेस थोड़े कम मुझे नज़र दिखाई दिए कि हाँ भाई, कब चीज़ें मैनेज हो सकती। बट चैलेंजेस फिर भी आ जाते हैं कि जब आपको ये सब करने के बाद में आपको पता चलता है कि आप इन सब चीज़ों को करने के बाद में आप इन्हें एडिट पे करने हो, तो ये एक बड़ी और मशक्क़त वाली एडिट पे आप करते हैं? जीवन। अरे वाह, तो मल्टी टैलेंटेड जिसे कह सकता है। हाँ, मतलब अगर आप एक डायरेक्टर हैं तो आपको एडिट की नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट आप एडिट ना कर पाएँ, वो सॉफ्टवेयर आप रन ना कर पाएँ, लेकिन आपको एडिट का सेंस होना चाहिए। सो तभी मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे पता है कि हाउ टू एडिट, हाउ टू शूट एंड हाउ टू डायरेक्ट। तो ये तो बात हो गई आपकी कि मल्टीटास्किंग की, क्योंकि डायरेक्शन भी देखना है, एक्टिंग भी देखनी है, एडिटिंग भी देखनी है। इसके अलावा अभी क्योंकि हम बात कर रहे थे कि अलग अलग बोली जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, या फिर उसके हिसाब से आप काम करते हैं, जो भी आपको टास्क मिल रहा है उसके ऊपर आप एक स्टोरी नरेट करते हैं, वो चल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके अलावा एक और मैं आपकी जो प्रोफाइल देख रहा था, तो उसमें मुझे नज़र आया डिवोशनल चिक्स, भक्ति। तो क्या सौरभ भक्त है किसी के? ये तो बहुत आपने मतलब मेरे लिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि एक जर्नलिस्ट को कॉम्प्लिकेट सवाल पूछना चाहिए, और मैंने सोच रखा था कि ये सवाल तो ज़रूर बनेगा। जी बिल्कुल, अक्सर मैं इन चीज़ों में तो बड़ा चर्चा में आ जाता हूँ, और ये बड़ा डिबेटेबल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन असल में मैं आप कह सकते हैं कि मैं किसी भी तरह से भक्त नहीं हूँ, बट डिवोशनल सॉन्ग की तरफ थोड़ा सा रुझान है मेरा, अच्छा, क्योंकि मैं कदर करता हूँ हर एक कलाकार की। वेरी। मेरी टीम में क्या है कि सभी लोग काफ़ी डिवोशनल हैं, काफ़ी धार्मिक हैं, और उनकी एक होता है ना कि सब लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप ऐसा भी कुछ करें। और वैसे ऑन कैमरा में ये बात को हो रहा हूँ, वेल आई एम एथीस्ट, तो उसके बावजूद बट आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात कही है सौरभ भाई, कि भले आप एथिस्ट हो, आप किसी को ना मानते हो, लेकिन आपका जो एक खुद का दिल है वो ये कहता है कि आप हर एक मज़हब को, हर एक धर्म को बराबर माने, और यही जो है हिंदुस्तान का खूबसूरती क्या है। जी बिल्कुल, और क्योंकि मैंने सभी तरह के प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे कि आप कहें तो मैंने रमदान डेज करके एक शॉर्ट फिल्म बनाई, अच्छा, उसे डायरेक्ट किया। वेरी गुड। और मैंने एक ओ शंभू करके एक डिवोशनल सॉन्ग किया शिव जी का, जो काफ़ी अच्छा भी मतलब बहुत अच्छा चला, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद में हाल ही में ही अभी कल मेरा एक सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है, वो भी एक डिवोशनल सॉन्ग है, काफ़ी प्यारा भजन है,
खाटू श्याम जी का। अरे तो एक ख्वाब था मेरा कब से तेरे दर पे आने का, एक ख्वाब था मेरा कब से तेरे दर पे आने का। मैं एथिस्ट हूँ, नास्तिक होने के बावजूद भी मैं सभी धर्मों की और सभी लोगों की, सभी की आस्था की कदर करता हूँ और सभी की इज्जत करता हूँ। और उसी के चलते ये भी बस डिवोशनल में क्या है कि म्यूज़िक कला क्या है कि कभी किसी भी धर्म जात को नहीं देखता है। म्यूज़िक सभी चीज़ में है, हर एक चीज़ पे। बिल्कुल, तो जहाँ पे म्यूज़िक है वहाँ पे सौरभ है। वेरी गुड। जहाँ म्यूजिक है वहाँ सौरभ है। और आपने जो भी बात कही है कि जो आपका जो एक नेक्स्ट सॉन्ग है वो बाबा खाटू श्याम के ऊपर है, तो मैं अभी जितने भी हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं तो प्लीज़ उस गाने को ज़रूर सुनिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सौरभ ने बहुत मेहनत से उस गाने को तैयार किया है। और उम्मीद करते हैं कि जब आप उस गाने को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप ने बाबा को समझा है या फिर भक्ति भाव उनके अंदर आपका है, तो जाहिर तौर पर वो गाना आपको बहुत पसंद आएगा। अब आपने बात की जो गाने के बोल है, एक बार ज़रा मुझे बता दीजिए ताकि दर्शकों को भी थोड़ा समझ में आ जाए। जी बिल्कुल। वेल आई एम नॉट अ गुड वोकलिस्ट और नॉट अ सिंगर, सो बट थोड़े से बोल में बस गाऊंगा नहीं, बट मैं जस्ट नरेट कर बता। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में एक गाना है, एक मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ उसके बारे में। दो भाइयों की कहानी है जिनके ऊपर ये गाना पूरा लिखा गया है। एक्चुअल में दोनों ही भाई प्लानिंग करते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। अच्छी फैमिली, बड़ा भाई मैरिड है और छोटा भाई अनमैरिड है। तो अभी क्या है कि किसी कारणवश बड़े भाई की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो वो दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं और उनकी जो इच्छा है वो दिल में ही रह जाती है। तो छोटा भाई फिर भी सारी चीज़ों को छोड़ के वो दर्शन के लिए निकल पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही दृश्य हमने दिखाए हैं जो बड़े इमोशनल से और इमोशनल टचअप दिया है। खुद मैंने उसमें किरदार निभाया है छोटे भाई का, और बड़े भाई का किरदार निभाया मेरे एक मित्र हैं ज्वाला से, उन्होंने। तो इसके थोड़े से बोल ऐसे हैं कि ख्वाब था मेरा कब से तेरे दर पे आने का, शीश झुकाने का, तेरे दर्शन पाने का। तो मतलब एक दिल में आस है बंदे की कि हम दर्शन करना चाह रहे थे और कब से मेरा ख्वाब था तुम्हारे दर पे आने का, तो वो ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा है। तो बस उसी की ही तर्ज पे पूरा गाना है। और मतलब गाना पे ही भजन कहें, बहुत प्यारा गीत है। तो एक बार से ज़रूर से सभी लोगों से भी यही है कि आप एक बार ज़रूर देखें, उसे सुने, क्योंकि एक्चुअल में और दिल से बना है। तो दिल से बनी हुई चीज़ जो है अच्छी ही होती है, और उम्मीद करते हैं कि वो गाना काफ़ी अच्छा होगा। अभी आपने हर और शंभू की बात के ली है, तो मेरे जहन में एक थोड़ा सा बात आ गई थी। एक फरमानी नाज है, शायद आप जानते हो, उनकी आवाज़ में वो एक हमने वचन सुना था, हरे हरे शंभू शंभू से, हैं। तो कई लोग जो होते हैं वो जो अभी आपने कहा है कि सॉन्ग जो है या फिर म्यूज़िक जो है उसका कोई मज़हब नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बस, है ना। अब इसी चीज़ को मैं और धीरे धीरे करके ये समझना चाहूँगा आपसे कि जब आप डिवोशनल सॉन्ग बनाते हैं और अब आपने कहा है कि जो इस्लामिक जो है आपने तरीके से पूरी शॉर्ट फिल्म बनाई है, तो क्या चैलेंजेस उसके अंदर सामने देखने को मिलता है? क्योंकि एक किरदार अलग है, दूसरा किरदार अलग है, और दोनों को समझना और समझ के उसके अंदर पूरी तरीके से डूब क्या। हाँ, बहुत मुश्किलें तो रहती हैं। देखिएगा, जैसे अब जब आप सेक्युलर हैं आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं जहाँ पे लोग चीज़ों में फ़र्क करते हैं, हाँ, तो वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। तो जैसा कि मैंने रमज़ान डे जब शॉर्ट फिल्म बनाई थी, तो उस टाइम पे इसमें जितनी भी कास्टिंग मैंने की, सभी जितने भी सारे आर्टिस्ट थे सब पंजाब से थे। अच्छा, हाँ, बहुत फेमस आर्टिस्ट है सार्थक आर्या, और एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, और इस वक्त पे वो काफ़ी बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ और फिल्म्स कर रहा है बॉलीवुड में, और रणबीर साहब के साथ भी कर चुका है, रणबीर कपूर। अच्छा, और जो उसमें हमारी फीमेल एक्ट्रेस थी कंचन राय, वो एक पंजाबी सीरियल में आती है। तो वो सभी मतलब अच्छे आर्टिस्ट थे, और एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि ग्रेट आर्टिस्ट थे सभी। लेकिन चैलेंजेस ये आते हैं कि जब आप किसी भी रिलीजियस पे काम कर रहे हैं तो आपको ना बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी आपकी चूक हुई और आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि वहाँ पे एक विषय बन जाता है फिर आस्था का, आस्था। और जब आस्था का विषय आता है तो कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुँचाती है, जाने अनजाने में। कोई भी क्रिएटर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी फिल्म निर्माता कभी भी ऐसी चीज़ें जानबूझकर नहीं बनाता है। तो बहुत बारीकी देखी,
और मैंने बहुत सारे रिसर्च किया, ड्रेसिंग सेंस कैसा होने वाला है, यहाँ तक कि डायलॉग्स कैसे होने वाले हैं, तलफ़ुज़ तक पे भी हमने रिहर्सल किया। इसीलिए मैंने इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट हायर किए थे, इसमें कास्ट किए थे। तो हर चीज़ों को देखना होता है। अब जैसे मैंने अपने डिवोशनल सॉन्ग्स किए हैं, उनमें हमें देखना होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना कर दें जिससे लोगों को लगे कि हाँ भाई यहाँ पे इन्होंने ये गलत किया। तो बस किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, बाकी तो करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम वो चीज़ें बना रहे हैं जो लाखों करोड़ों लोग मानते हैं। तो उनकी आस्था का विषय है और मुझे करते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा बना पा रहा हूँ कि वो बड़े दिल से उसे देख रहे हैं। बेशक तो सबकी अपनी अपनी आस्था है, और आस्था को अगर कोई किसी की ठेस इंटेंशनली तो नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी हमारी भी कोशिश ये रहती है कि हम भी कभी कोई बात करें किसी भी मज़हब के बारे में, किसी भी रिलीजन के बारे में, तो हमारी भी कोशिश पूरी तरीके से यही है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी को ठेस ना पहुंचे, और हमारी बात से अगर किसी को ठेस पहुंचती भी है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। इन केस न जाने अनजाने में कोई चीज़ ऐसी हो जाती है। खैर, अब क्योंकि पंजाब की बात चल रही थी, पंजाब को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो आपसे मैं समझना चाहूँगा कि पंजाबी सॉन्ग का जो एक अपना एक रौला है, इसे कहते हैं ना, और लाइक दिलजीत दोसांझ हो, सिद्धू मूसेवाला हो, है ना, अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट है वो पंजाब में देखकर तुम आते हैं, और कहते हैं ना कि जो रैपर टाइप में जो होता है वो सब जो है पंजाबी इतना अच्छा खासा रहता है। मेरे पास सभी लगभग पंजाब से ही आए हैं। हाँ, तो क्या मतलब रैप अच्छा रहता है या फिर नॉर्मल जो वैसे सॉन्ग्स होते हैं भांगड़ा टाइप में वो सही रहते हैं? मतलब एक एक चॉइस के हिसाब से, पब्लिक की चॉइस क्या सही? अलग अलग जॉनर है, सभी के अलग अलग जॉनर्स होते हैं। तो जैसे कि ज़्यादातर अभी जिस टाइम पे जो भी जितने सॉन्ग्स चलते हैं, लोगों का इंटरेस्ट होता है कि बीच सॉन्ग्स होते हैं, और हिप हॉप कल्चर बहुत ज़्यादा है एरिया के अंदर अभी, और पहले इतना नहीं था। तो पहले लोग क्या है कि नॉर्मल फोक सॉन्ग को कम सुनते थे और हिप हॉप वगैरह थे ज़्यादा नहीं सुनते थे। बट अभी क्या है कि अभी लोफी सॉन्ग्स हो गए, आपके पॉप सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो इस तरह के, और बाकी पंजाबी सॉन्ग्स में रैपिंग का इतना भी क्रेज़ नहीं रहा, क्योंकि भले मैं एक रैपर नहीं हूँ बट मैं एक लिसनर तो हूँ, मुझे पता है। तो पंजाबी सॉन्ग्स में सबसे ज़्यादा अभी जो गाने चल रहे होते हैं, लाइक जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में क्या है, किसी भी चीज़ को लेकर वो गाना बना देते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को लेके बना देंगे, या फिर किसी भी लाइक सैंडल्स के ऊपर बना देंगे, वो फॉल्स के ऊपर बना देंगे, वो लहंगे के ऊपर बना देंगे। तो इसमें कोई जॉनरा फिक्स है ही नहीं। बस उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा म्यूजिशियन, एक अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो उस गाने में जान डाल ले। तो पंजाब में पर्टिकुलर ज़्यादातर जितने भी पॉप सॉन्ग चल रहे हैं, और इससे ज़्यादा हिप हॉप सॉन्ग इतने नहीं हैं, बट हिप हॉप का जो कल्चर है वो पंजाब से निकल के पूरी दुनिया में, लाइक कैलिफोर्निया से लोग बना रहे हैं, फ्लोरिडा से बना रहे हैं, बैंकॉक से, कनाडा से, सबसे ज़्यादा जो जितने भी रैपर्स हैं वो सब वहीं से बिलोंग करते हैं सारे इंडियंस, लेकिन बना रहे हैं उसे हिप हॉप वहीं से बैठकर। तो हिप हॉप का क्रेज़ जो मैं मानता हूँ कि वो पंजाब से ही निकला है सबसे ज़्यादा। लाइक बोहेमिया पाजी पाकिस्तान से है बट पंजाबी रैपर है, इंडिया में पहली बार हिप हॉप तो उन्होंने ही किया। तो पंजाबी इंडस्ट्री इस चीज़ में काफ़ी आगे। यही मैं चीज़ आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, और इसीलिए मैंने नहीं, ये दे आर डूइंग वेल, और बहुत क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड पे हाथ रखा हुआ है पंजाबी इंडस्ट्री है, और बॉलीवुड से लोग पंजाब में आ रहे हैं। मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं खरड़ में रहता हूँ, तो खरड़ मोहाली में ही पंजाब की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। लोग मुंबई से शूट करने पंजाब आते हैं, क्योंकि पंजाब में क्रिएटिव लोग बहुत है, मेहनती लोग बहुत हैं, और इंटरनेशनल कनेक्शन भी है कि वहाँ पर भी तो सुने जाते हैं, बल्कि पंजाबी सॉन्ग जो वो तो सबसे ज़्यादा पंजाबी लोगों के ही हैं, क्योंकि इंटरनेशनली उन्हीं को सुना जाता है, वर्ल्ड वाइड। आप चाहे जितने भी सिद्धू मूसेवाले को देख लो, वर्ल्ड वाइड सुना जाता है। और दिलजीत दोसांझ इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, नॉट नेशनल आर्टिस्ट, अब तो वो इंटरनेशनल। जी, ठीक है। तो ये तो हो गई बात इंटरनेशनल आर्टिस्ट की और जो पंजाबी की। अब थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लाइक एक तरफ है पंजाबी, एक तरफ है आपका हरियाणवी सॉन्ग्स, और एक तरफ है भोजपुरी सॉन्ग्स। सबकी अपनी अपनी कैटेगरीज है, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है अनइंटेंशनली कि उसको लेकर जो समाज के जो लोग होते हैं उसके ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। लाइक कुछ लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कुछ गाने हैं अब उनको लेकर कुछ छीटाकशी करते हैं, कुछ हरियाणी पे भी बोलते हैं, कुछ
पंजाबी भी होते हैं, जैसे भी अभी हमने जिक्र किया था। तो क्या उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि मतलब समाज को भी एक थोड़ा सा ना एक साथ लेके चला जाए? हाँ, बिल्कुल जैसे हमने कहा कि चर्चा के विषय तीनों इंडस्ट्री हैं, हाँ। पंजाबी और हरियाणवी इंडस्ट्री और भोजपुरी। भोजपुरी को ज़्यादातर जो टारगेट किया जाता है वो वल्गैरिटी के ऊपर किया जाता है कि उसमें ज़्यादा वल्गर सीन्स होते हैं। तो मेरा मानना है कि वल्गर किस चीज़ में नहीं होता है, फिल्म में भी होता है, हर चीज़ में होता है, तो उसे आप अपने नज़रिए से देखें। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता उसमें, क्योंकि मैंने भोजपुरी सॉन्ग्स देखे हैं, मैं नहीं सुनता हूँ, लेकिन कुछ सॉन्ग्स मैंने देखे हैं तो उसमें लगता है कि वो ड्रेसिंग सेंस से जज करते हैं। लेकिन वो क्या है कि वो एक इंडस्ट्री है, उन्हें भी पता है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे करना है। अगर वो एक गलत मैसेज दे रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि करोड़ों व्यूज़ आते कहाँ से हैं। वो करोड़ों लोग कौन से हैं जो इतने संस्कारी हैं, जो अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है सिर्फ मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का एक छोटा सा यही है पॉइंट कि बस उनमें क्या होता है कि वो एक्टर्स जितने भी हायर करते हैं उन्हें एक ओपनली टीएवएस शो करना होता है। ये बड़ा मैं ओपनली बोल रहा हूँ क्योंकि उस चीज़ में मैं मानता हूँ कि क्या वल्गैरिटी कहाँ से आ रही है। आप बॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं, एनुअल मूवी देख लीजिए, उसमें तो बहुत सारी मूवी है। नेकेड न्यूड सीन्स होते हैं। हाँ। अब पंजाबी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो बढ़ावा देते हैं क्राइम को या फिर वायलेंस को, तो हमें वायलेंस भर भर के होता है, लेकिन सभी गानों में नहीं होता है। पंजाबी गाने बहुत अच्छे भी हैं, इमोशनल सॉन्ग्स भी होते हैं, और कुछ गाने डेडिकेटेड इंस्पायर एंड मतलब इंस्पिरेशन भरे भी हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी हैं। तो लोग उन्हें भी तो सुने, उन्हें भी तो देखें। पूरी इंडस्ट्री को जज करने का मतलब नहीं बनता है। हरियाणवी में भी सेम यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि वो ज़्यादा गैंगस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वायलेंस बढ़ा रहे हैं। इनके गाने सुन सुन के लोग हिंदी में कहते हैं ना कि बदमाश बन गए हैं, तो वो गैंगस्टर बन रहे हैं उनके गाने सुन सुन। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई गाने सुन के बदमाश बना होगा। ये मेरा ओपिनियन है, नॉट मैं कि इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ या कि मैं ऐसा ही दावा करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि किसी भी गाने या फिल्म को देखने के बाद में कोई भी गैंगस्टर नहीं बनता है, कोई भी वल्गैरिटी को ऐसे इस तरह से सपोर्ट नहीं करता है। और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि देखिए समाज के अंदर अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं, और हमारा भी मोटिव ये है कि अगर कहीं पर गंदगी है तो उसको अच्छाई से साफ़ किया जाएगा, ना कि गंदगी दोबारा से करते उसको साफ़ किया जाएगा। अगर कहीं पर कोई कीचड़ लगी है तो कीचड़ को पानी से ही साफ़ किया जाएगा, ना कि उसको ऊपर कीचड़ डाल के उसको उतारा जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी गंदगी को साफ़ करने के लिए उसके ऊपर जो है अच्छाई का एक बार तो जवानी ज़रूर होती है। ये अलग अलग इंडस्ट्री की बात हो रही है। एंड अगेन कम टू माई बिजनौर। तो क्या सौरभ के दिमाग में सौरभ ने कोई प्लानिंग की है बिजनौर को लेकर के, एक बिजनौर को प्रति कोई एक गाना हम डायरेक्ट कर सकते हैं या कहीं पर अलग अलग लोकेशंस पर शूट कर सकते हैं, ताकि अगर आपका मोटिव है कि भाई बिजनौर को आगे बढ़ाना है, ब्रांड बिजनौर बनना है, तो क्या एक मोटिव है? सिर्फ गाने भी सीमित नहीं रहूँगा ना, बिजनौर के लिए तो मैंने पूरी वेब सीरीज़ बनाई। अरे वाह। हाँ, और बिजनौरी इश्क, इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम पहले बिजनौर में ऑडिशंस पे किए थे। और बिजनौरी इश्क जो है मेरी मतलब आप कह सकते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। अच्छा। और बिजनौरी इश्क में मैंने लगभग 1.5 से 2 साल तक मैंने इस प्रोजेक्ट पे मेहनत करी है, इस पे रिसर्च किया कि एक्चुअल में मैं इसे कैसे बना सकता हूँ, कि एक्चुअल में मैं बिजनौर को कैसे उस लेवल पे दिखाऊँ। और मैं इंस्पायर हुआ था इंदौरी इश्क देखने के बाद में, क्योंकि उसमें चीज़ें जो मैंने देखी हैं और जो मैंने फील किया कि हर एक स्टेट की और हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी सभी के अपना ऑन एक्सेंट है, जो भी वो बोलते हैं लोकल एक्सेंट सभी के पास है। बिजनौर का एक्सेंट क्यों लगता है ठीक से, वो तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी इन्फ्लुएंसर्स का, उन सभी आर्टिस्ट का जो बिजनौर की संस्कृति को, बिजनौर की इस लोकल लैंग्वेज को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से भी, जैसे भी आपने बात किया था कि असली बिजनौरी सॉन्ग्स के बारे में, गुलफाम मैं के बारे में, तो काफ़ी मेरे नॉन है, काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। तो वो जैसे इस मतलब लोकेलिटी को लेके चल रहे हैं, बिजनौरी लैंग्वेज को, बिजनौरी एंथम हो गया उनका, असली बिजनौरी हो गया, और कुछ और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं। जैसे लाइक एक फेमस कॉमेडियन भी है ईश्वर शरण। तो इस तरह के बहुत काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से तो ये चीज़ें कोशिश जारी है, बट एक अपने स्तर पे करना, मेरा मतलब है कि फिल्म वर्ल्ड वाइड चीज़ है, ऑडियंस को आ रही है, इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू वो कर रहे हैं, अपना प्रमोशन कर रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को।
बट मेरा मानना है कि फिल्म के थ्रू जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो पूरी दुनिया देखे, वो भी एक प्रोफेशनल वे में, एक फिल्म के माध्यम से। तो मेरी जो बिजनौर इश्क वेब सीरीज़ है, आप कह दीजिए कि अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कि कब बनेगी, बट वो प्रोग्रेस में है अभी। ठीक है, वो तो क्योंकि पाइपलाइन में है और प्रोजेक्ट जो है आगे जब बनेगा तो उसके बाद प्रॉपर हम चर्चा करेंगे, आपको फिर से बुलाएंगे। लेकिन इसी में एक सवाल निकल कर आया है सामने, बिजनौर इश्क होता कैसा है? एक तो होता है कि भाई ठीक है, अब तो जो है इधर या उधर वाला मामला, या फिर एक छुप छुप पे होने वाला होता है। मतलब क्या अभी तक जो ऑब्जर्वेशन रहा है, आप कह रहे हैं कि मेरी तैयारी चल रही है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि तक इतने दिनों में कि बिजनौर इश्क होता कैसा है? बिजनौर इश्क बेसिकली ये बिजनौर के लोगों के बारे में, एक असली बिजनौरी के ही बारे में है, कि असल में लोगों ने धारणाएं बनाई हुई हैं कि बिजनौरी लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। कोई लैंग्वेज पे जज करता है, तो कोई उनके ड्रेसिंग सेंस पे जज करता है, बट मैं कहता हूँ कि असल में आप उनका दिल भी देखें कि अगर बात आती है प्यार करने की, इश्क करने की, तो एक बिजनौर का आदमी कैसे प्यार करेगा, कैसे इश्क करेगा। तो बिजनौरी इसको क्या, बाकी इसमें ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिल्म का मामला है। और लेकिन बस ये है कि आप उसमें देखेंगे, आपको झलक मिलेगी लोकल लैंग्वेज की। और जैसा कि इसमें बिजनौर से अभी आप आज के टाइम में क्या है कि आम हो चुका है, थोड़ी सी एब्यूजिव कंटेंट बनते हैं, बट उनमें थोड़ा बहुत गाली गलौज होता है। लेकिन जो एक एक्चुअल में रियलिटी मैंने इसमें दिखाई, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें, वो मैं दिखाऊंगा कि रियलिटी दिखाने की, इसमें हम कैसे रियलिटी दिखा सकते हैं। तो कुछ गाली भरे सीन्स भी होने वाले हैं जो एक्चुअल में बिजनौर की ही नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो गाली गई और से इंस्पायर है बिजनौर से ही। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने लायक हैं, और गालियों को मैं बढ़ावा नहीं देता, बट गाली इतनी कोई बुरी चीज़ भी नहीं है कि हम इसे फिल्म में ना डालें। अभी तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, कल परसों में एक रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसने कहा था कि आप तो जी भर के गाली दीजिए, क्योंकि गाली देने वाले जो हैं वो एक तरीके से जो है जिंदा दिल इंसान होते हैं। आई डोंट नो कि वो किसकी रिसर्च है, क्या है। हाँ, बट गाली भी जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि गाली भी कहीं ना कहीं तो इवेंट भी होगी। लेकिन उद्देश्य क्या है गाली का? अगर असलियत में आप जस्ट लाइक कि कोई एक जर्नलिस्ट है, अगर वो दिखा रहे हैं किसी चीज़ को, तो ग्राउंड रिपोर्ट में अगर उन्होंने दिखाया है तो कोई गाली गलौज कर रहा है, तो गाली गलौज भी तो दिखानी ज़रूरी है। तो फिल्म में अगर हम रियलिटी डाल देंगे तो क्या बुरा है एक्चुअली। बट वो सेंसर्स के अंदर आ जाता है ना वो चीज़ें, सेंसस के अंदर आते हैं, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी जो है वो गाइडलाइंस भेज देता है कई बार, और जो हमारी को गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी दिखता है, सेंसरशिप है, तो वो भी सेंसरशिप है ना। वेब सीरीज़ में गालियाँ मतलब अप्रूव हो जाती हैं, और गालियाँ एक पार्ट है, क्योंकि वो फिर एडल्ट सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसको। हाँ, मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, वैसे भी बिजनौर एज के बच्चों के लिए नहीं। हाँ, 18 प्लस के लिए ही है। तो ये तो आपने अच्छा किया कि आपने मुझे रिमाइंड कराया। वेल, ये 18 प्लस ही रहने वाली है, क्योंकि जैसे कि बिजनौरी इश्क है, इश्क की बात आ गई तो 18 प्लस कंटेंट की बनते ज़्यादा था, क्योंकि उसमें बच्चों के समझने लायक वो चीज़ें भी नहीं होंगी। बच्चे अभी कहाँ कि मोहब्बत या इश्क जैसी चीज़ों को समझे, अब तो हम उसे बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे दिखाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें गाली गलौज और हर एक चीज़, ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब दिखाने वाले। ठीक है, अब चलते चलते एक दो सवाल रैपिड फायर के तौर पर कर लेते हैं कि दिलजीत दोसांझ या सिद्धू मूसेवाला? ऑफकोर्स दिलजीत भाजी। दिलीप पाल। पंजाबी या हरियाणवी? पंजाबी। अच्छा, ओके। बॉलीवुड या हॉलीवुड? है बस हॉलीवुड है। हॉलीवुड। और बिजनौर या चंडीगढ़? ये थोड़ा सा सोचने और मजबूर करने वाला सवाल है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं बिजनौर ही बोलूँगा, क्योंकि चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत हाईटेक सिटी है, हर एक चीज़ में कल्चर वहाँ का बहुत अच्छा है, बट बिजनौर में मेरा दिल बसता है। ठीक है, तो बिजनौर में सौरभ का दिल बसता है और हमारा भी दिल बिजनौर में बसता है, इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि ब्रांड बिजनौर को आगे बढ़ाए, और जो परंपरा सब लोग बढ़ा रहे हैं आगे, जितने भी क्रिएटर्स हैं, उन सभी क्रिएटर्स का मैं यहाँ पर भी वेलकम करना चाहूँगा कि अगर आप भी बिजनौर को प्रमोट करना चाहते हैं, बिजनौर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो आप बीबी न्यूज़ के ऑफिस में आइएगा, यहाँ पर आकर अपना पॉडकास्ट हमारे साथ कीजिए, और जो भी आपकी दिल की तमन्ना है बिजनौर को आगे ले जाने के लिए, वो हम आपके साथ उस सफ़र में चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, आप कहाँ से बात करें और अपनी बात अपनी भी आपका बहुत बहुत इसी शुक्रिया।